As a part of our syllabus, I had started off with the chapter election and representation. Now, as we use the word ki what is the meaning of elections, हम लोग already कर चुके हैं, मतलब we have started off with this chapter. तो elections, when it comes, हमारा constitution जो हमारा पहला chapter था, Indian Constitution at work, in that we had already learned कि इंडिया ऑलवेज वांटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. हम हमेशा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करना चाहते थे. And for the democratic section, the first thing which comes is when it says democracy, that means we need people who are the rulers. And अगर हम rulers बोलते हैं तो rulers should not be absolute also. आपका जो रूलर है उसको absolute नहीं होना चाहिए. Absolute का मतलब क्या होगा? All the powers are concentrated with the ruler only. And uske liye we had two questions. The first question is, can we have democracy without holding any elections? या जो second question है वो था हमारा, can we hold elections without having democracy? I'll just recapitulate the same thing कि yes, नॉर्मली अगर हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो डेमोक्रेसी का पहला जो एक मेन मतलब की डेफिनेशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सो व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, इफ देयर इज नो इलेक्शन, इफ देयर इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हम लोग सब मिले एंड वी हैव चूजन आवर रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन जहां एक कंट्री इतनी बड़ी है, जहां हम 1.3 बिलियन के बारे में बात कर रहे हैं, is it possible that all the citizens can take participation in every decision? No. And therefore it becomes important कि somebody is there जो हमें एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करे. And that is why we say कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होना जरूरी है. And as I told you, the definition says people or government of the people, for the people and by the people, and that definition can be justified when there is an election. And आज की डेट में when हम डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, तो डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन इज इन अनदर वे अ सिंबल. मतलब एक तरफ से हम डेमोक्रेसी और मतलब कि इलेक्शन को सिनोनिम बना देते हैं. मतलब डेमोक्रेसी वही पॉसिबल है जहां इलेक्शन है. Then we read in the last class that what is the difference between a direct and indirect democracy. पहले जमाने में specifically in the Greece, I had given these examples also कि जब हम बात करते हैं of Socrates, Aristotle, उस वक्त में the population was less. स्पेसिफिकली आपका जो एरिया था वो भी छोटा था. अब आपके स्कूल के अंदर, आपकी क्लास के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि आपके 10 ब्रांचेस हैं स्कूल के, वेयर देयर आर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स, वहां पर कैसे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे? वहां वी नीड टू हैव पीपल जो हमें रिप्रेजेंट करें. इन आवर कंट्री राइट नाउ एट द लोकल लेवल, दैट इज स्पेसिफिकली इन द पंचायत्स, देयर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. एनीवन कैन पार्टिसिपेट, anyone can nominate himself or herself. एंड जो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन भी कम होता है एंड जो आपका एरिया होता है वो भी आपका कम होता है. बट जहां आपके नंबर ऑफ पीपल आर इन लैक्स, क्रोर्स, वहां हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रेफर करते हैं. एंड इसके लिए जो हम मशीनरी लेते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्शंस. Now we may not be directly going into the parliament. मैं parliament में खड़ी होकर I'm not talking about what is happening, but someone is there जिसको मैंने अपने वोट दिया है, जो मेरे प्रॉब्लम्स को, मतलब यानी कि जो सिटीजन्स के डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेगा. Someone who is working for the welfare of the entire constituency. So we are involved indirectly.
बिकॉज हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर देयर इन द पार्लियामेंट। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, डू ऑल द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव इलेक्शंस? और उनका तो मतलब ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इवन दे हैव। इन चाइल्ड वी यूज, मतलब कि उस वक्त में वहां पर जो लीडर था उसने रेफरेंडम दिया था, पिनोशे। एंड इन हमारे यहाँ पर व्हाट वी कॉल इन आवर कंट्री प्लेबिसाइट वाज यूज्ड वंस इन जूनागढ़। मतलब वहां पर उस वक्त इट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जूनागढ़ वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब उन्होंने पाकिस्तान को लिया था, दे टुक पाकिस्तान एज देयर। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि देयर वर सम डिस्टर्बेंसेस इन जूनागढ़, एंड एट दैट टाइम देयर वाज मतलब दैट वाज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, उस वक्त में वो नॉन डेमोक्रेटिक सिटी था, इट वाज अंडर। एंड एट दैट टाइम दे यूज दिस प्लेबिसाइट टू डिसाइड कि वेदर दे शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल voted for India and Junagadh became part of Gujarat. So even in the non-democracy there are areas जहां election होते हैं, but those elections are not regular. Those elections are not conducted with by any institution. जैसे हमारे यहाँ पर हमारा election commission पूरा proper है, there are certain basic rules, ये rules हमारे होते हैं, कौन होगा वोटर, not everyone can vote। हाँ, हमारे यहाँ everyone can vote, but age criteria, who is eligible to contest, there are certain rules and regulations for contesting the election, 25 साल से ऊपर आपको होना चाहिए। there should be certain, मतलब कि आप when you are when you are contesting, either you should be belonging to some party, अगर आप independent candidate हो then you have to give certain declaration। then who is going to supervise these elections? अगर कोई गवर्नमेंट जो होगा, if it is getting the, अगर वो खुद कंडक्ट करेगी तो वो तो सारे रूल्स अपने लिए करेगी। in our country it was already decided that a separate independent election commission will be set up, and what should be the method, how should the votes be counted, वो भी डिसाइड हुआ था। तो नाउ बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था दैट वाज कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ, हम दो तरीके से कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज FPTP, यानी कि फर्स्ट पास, मतलब आपका जो है, यानी जितने आपके कैंडिडेट्स होते हैं उस कैंडिडेट्स में से जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं दे गेट इलेक्टेड। But do you think that if in a constituency, there are 1 lakh people and 1 lakh में से सिर्फ 50% of the people had actually voted, 50% ने वोट ही नहीं किया था, मतलब 1 लाख को वोट करना था, द पीपल हु वर सपोज टू वोट, उनका नाम था बट वो वोट पे नहीं गए। नाउ 50% में से 40% लोगों, मतलब कि 80% लोगों ने जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को दिया, एंड दैट पार्टी बिकेम द मेजॉरिटी। यानी कि ओवरऑल 1 लाख में से सिर्फ 40% लोगों ने उस इंसान को वोट किया था या उस पार्टी को वोट किया था। दैट इज हाउ वी calculate our votes, and this is called as first past the post, यानी कि the winning candidate need not secure a majority of votes, लेकिन वो मेजॉरिटी से इसीलिए जीतता है क्योंकि वो बाकियों से ज्यादा है। आई हैड गिवन दिस एग्जाम्पल, आई थिंक ये वाला दिया था कि इन अ मतलब कि एक एरिया में 100 लोग थे, उसमें से सिर्फ 50 लोगों ने वोटिंग की थी। अब 50 में से भी 10 लोगों ने वोटिंग नहीं की थी, वो कहीं चले गए थे। ओनली 40 पीपल हैड एक्चुअली वोटेड, और 40 ने उसमें से 32 ने ए को दिया, दूसरे ने 4 को, बी को 4 मिला और सी को 4 मिला।
Now declaration was that A is the winner. वैसे देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 32 लोगों ने वोट किया है, लेकिन हम वो नहीं लेते, हम लेते हैं एक्चुअल वोटर्स ने जिन्होंने वोट किया उसमें मेजॉरिटी किसको मिली. इफ यू लुक इनटू द वोट्स वो कम होंगे, बट अगर आप सीट्स देखोगे, बिकॉज प्रोपोर्शनेटली हम सीट्स को लेते हैं, दैट वुड बी मोर, एंड दैट इज हाउ हमारी कंट्री में लिया जाता है. नाउ देयर इज वन मोर सिस्टम जिसको कहते हैं PR. द सेकेंड वन विच गोस, हमारे यहाँ जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है या जिन्होंने जैसे यहाँ पर 4 वोट दिए थे, ये दोनों वोट्स वेस्ट हो गए. सिर्फ वो 32 वोट्स काउंट हुए थे, जिसको मेजोरिटी मिली थी वो जीत गया, लेकिन वो जो बाकी 8 वोट्स थे वो वेस्ट थे, वो चाहे किसी को भी गए. बट इन PR व्हाट हैपेंस इज प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में जिसको जितना वोट मिला है उतना जो है सीट्स अलॉट होता है इन द पार्लियामेंट. इट्स नॉट इन आवर कंट्री, इट्स नॉट इन आवर कंट्री. इन कंट्रीज लाइक इजराइल, नीदरलैंड्स, आपके वहां पर होता है जहां जो प्रोपोर्शनेट है उतना वोट उनको मिल जाता है, उतने शेयर्स आपको मिल जाते हैं. हमारे यहाँ पर जिसको जितना मेजोरिटी मिला वो बिकम्स द रूलिंग पार्टी and the other parties become the opposition. हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है. But in the system of elections in PR, जो पार्टी gets the same proportion of seats as its proportion of votes. यानी कि अगर उसकी पार्टी को 4 सीट मिले हैं तो उसको उतने 4 वोट मिले तो उसको उतने सीट्स मिल जाते हैं इन द पार्लियामेंट. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी. हमारे यहाँ हमें पता है कि जो मेजोरिटी है दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक ऑल द डिसीजंस. वहां पर क्या है, दे आर ऑल्सो हैविंग द रिप्रेजेंटेशन. इन PR सिस्टम वी हैव 3 काइंड्स ऑफ वेरिएशंस. 2 तो अभी पढ़ेंगे, तीसरा हम इंडिया का पढ़ते हैं. द फर्स्ट इज कंट्रीज लाइक इजराइल, नीदरलैंड्स, जहां पूरी कंट्री सिर्फ एक मानी जाती है because they have a unitary government. मतलब पूरे कंट्री में एक ही पार्टी या फिर एक ही गवर्नमेंट रूल करता है. जो उनके स्टेट्स होते हैं, हमारे यहाँ तो हम स्टेट्स बोलते हैं, वहां कैंटन्स या डचेस ऐसे नाम देते हैं. दे आर ऑल्सो रूल्ड बाय द सेम पार्टी विच इज इन द सेंटर. तो द seats are allocated to each party according to the shares of vote in the national election. जितने इलेक्शंस में जितनों को जितना वोट मिला है उतने शेयर्स मिलते हैं उनको इन द, इवन अगर किसी को 1 वोट मिला है तो 1 सीट भी मिल जाएगा. दैट इज बिकॉज वो पार्लियामेंट में जितने सीट्स है ना उसको डिवाइड करते हैं एज वोट्स. पार्लियामेंट में जितने सीट्स है उसको एज वोट्स डिवाइड करते हैं. और हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. नीदरलैंड छोटा है, इजराइल छोटा है, देयर इट इज पॉसिबल, बट इन इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल. वी आर हैविंग सो मेनी पार्टीज एंड देयर माइट बी समटाइम्स कि 4 पार्टी को इक्वल वोट मिल गया, देन हु विल बिकम द मेजॉरिटी. इन सम कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल, वहां सिस्टम डिवाइड होता है. ईच पार्टी पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए. वहां टोटल वोट्स को नहीं गिना जाता. इन नीदरलैंड टोटल वोट्स को गिना जाता है एंड देन वो लोग बताते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस पार्टी में से मतलब कितने कैंडिडेट्स उनके आएंगे, एंड अकॉर्डिंगली द वोट्स आर एक्सरसाइज टू द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट. मतलब हम पार्टी को दे रहे हैं, हमारे यहाँ हम पार्टी को नहीं देते, हम कैंडिडेट्स को देते हैं. हम रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस पार्टी को बिलोंग करता है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं. हाँ, वो एक अलग बात है कि कभी कभी पार्टी एंड कैंडिडेट दोनों का हमारे मतलब वी मे बी हैविंग सम फीलिंग्स फॉर देम. लाइक मैंने उस दिन आपको बताया था, इन द इनिशियल पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द विनर एवरी टाइम. रीजन क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड द पास्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट.
जितने भी लीडर्स थे वो नेशनल मूवमेंट में कहीं ना कहीं हिस्सा ले चुके थे. Secondly, there were leaders like Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, सरदार पटेल. ये लोग ऐसे थे जिनको मतलब कि जिनको हम charismatic figures बोलते थे. You will be having this question in 12th standard. And that is why चाहे उन्होंने पार्टी को दिया या कैंडिडेट को दिया, somewhere there was some emotions attached. But in countries like Argentina या पोर्चुगल, उनको वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स दे हैव गॉट. जैसे उनको 100 वोट्स मिले हैं तो वो उतना उनको जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 100 में डिवाइड कर लेते हैं. इन द फर्स्ट नीदरलैंड द एंटायर पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 100 200 और उसके अकॉर्डिंग जिसको जितना वोट मिला उतने उनको सीट्स मिल जाते. बट इन आवर कंट्री वी डोंट गेट दोस. इफ यू लुक इनटू इजराइल, Israel follows PR system of election. Elections to the legislature, उनके legislature का नाम है Knesset, and they have the system every 4 years. हमारे यहाँ 5 years है, they have 4 years. Every party declares a list of candidates, but voters vote for the party, not for the candidates. उनको पार्टी से मतलब है. A party gets seats in the legislature in proportion to the votes polled by it. जिसको कितना वोट मिला है उतना उनको जो है they get the seat. This allows even smaller party with small support base to get representation. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर even they are getting 3% तो भी उनको मिल जाता. हमारे यहाँ पर with this minority you'll never get. Now the problem what I said is, अगर मान लो एक कंट्री में 4 पार्टी को इक्वल वोट्स मिले, then who will rule? Who will rule? The question is who will rule? And then comes multi-party coalition, which has not been successful in our country. हमारे यहाँ multi-party coalition रहा है during the 1990s, but then we were not successful because when the multi-party come, बेटा पार्टी क्यों बनती है बताओ. पार्टी तो इसलिए बनती है ना because आपका और मेरा जो मतलब की फिलोसफी है वो सेम नहीं है. Like Indian National Congress has certain philosophies and BJP has certain philosophies. Trinamool Congress has certain philosophies. CPI has certain philosophies. हमारे यहाँ जो major आपके political parties हैं वो है INC, BJP, TMC, then आपका National Congress Party NCP, then CPI and CPIM. And if you look into the philosophies, they are completely opposite to each other. So how can they become a ruling party? तो हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम आप PR वाला सिस्टम चल नहीं सकता. Then the number of representation, we are having 543 constituencies, and these constituencies are divided on the basis of area. मतलब हमारे यहाँ पर है कि 10,000 and above को हम एक constituency में लेकर आते हैं. And if you look into this, तो कुछ constituencies आपके बहुत बड़े हैं and some constituencies are too small. So that will become a problem. And that is why India has adopted an FTP system, not a PR system. हाँ, हमारा PR system है, but that we use only in elections of president, vice president, Rajya Sabha and Vidhan Parishad. Now आप लोगों में से I don't know how many of you know कि what is Vidhan Parishad. हमारे यहाँ we are having मतलब कि कुछ हमारे states हैं, you will be reading this in second or third chapter, मतलब आने वाले chapters में पढ़ोगे, where you are having 2 houses even in the states. हमारे यहाँ हमें पता लोकसभा राज्यसभा है, ये तो हमें पता है, 2 houses in the main parliament. But there are some states like Andhra Pradesh, Maharashtra, जहां आपके legislative assembly में भी 2 स्टेट मतलब कि 2 houses हैं.
So when they are electing their members for Rajya Sabha, Vidhan Sabha, तब उनको जो है they need this system, which is very complex. In fact, हम लोगों ने last class में किया भी था कि it is a very complex system. Reason, सबसे मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो if 3 candidates are contesting, मतलब 3 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, now what will happen is एक कैंडिडेट होगा जिसको शायद कोई वोट ही मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाता है. नाउ द प्रेफरेंसेस आर काउंटेड. जैसे अब मैं समझ लो कि हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं एंड वी नेम इट एज ए बी एंड सी, एंड एवरी पर्सन हु इज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मतलब कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उनमें कौन कौन होता है, ऑल द एमएलएस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ऑल द एमपीस यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर्स, दे ऑल वोट. हम लोग वोट नहीं करते प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के. एंड जो पार्टीज होती हैं दे नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स, या फिर अ कैंडिडेट कैन बी इवन फ्रॉम आउटसाइडर. अगर पार्टी का है तो उसको पहले पार्टी को छोड़ना पड़ता है. लाइक हमारे यहाँ पर प्रणब मुखर्जी थे, तो जो प्रणब मुखर्जी थे ही बिलोंग टू कांग्रेस. So when he was nominated as a president, then he had to resign from the Congress, and then he was nominated as a president. और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कलाम, he was nominated anonymously. He did not belong to any political party. तो हर कैंडिडेट अपना हर पार्टी अपनी कैंडिडेट को तो कर देता है, and the everything is within the electoral college, यानी कि जो MPs MLAs होते हैं वही करते हैं. Now say there are 3 candidates A B C, और हर एक को जो है जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है आप प्रेफरेंस दो. तो मान लो किसी ने मतलब अब A B C है तो प्रेफरेंस दिया गया, मतलब 10 जनों ने था तो 10 जनों में से 3 जनों ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, B को सेकंड प्रेफरेंस दिया और C को थर्ड प्रेफरेंस दिया. कुछ लोगों ने सिर्फ ए और बी को दिया, सी को दिया ही नहीं, मतलब सी डिड नॉट गेट एनी फर्स्ट प्रेफरेंस. देन व्हाट हैपेंस इज जिस इंसान को सबसे कम वोट मिला है यानी कि सी को कोई फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है तो उसको हटा दिया जाता है, एंड उसके जो वोट्स होते हैं ना वो नेक्स्ट कैंडिडेट जिसको सेकंड बेस्ट मिला उसमें ऐड कर दिया जाता है. एंड देन ये वाला जो सिस्टम है, टोटल वोट्स हमारे कितने पोल हुए, मतलब टोटल कितने लोगों ने वोटिंग की और कितने कैंडिडेट्स हमें एक्चुअली इलेक्ट करना है. लाइक फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली जब हम राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड फ्रॉम ईच स्टेट, एंड राज्यसभा का इलेक्शन कोई फिक्स्ड टाइम में नहीं होता है. जिस राज्य का मेंबर रिटायर हो जाता, उसका टेन्योर पूरा हो जाता, उस राज्य को अपने उस मेंबर की जगह दूसरे मेंबर को इलेक्ट करना पड़ता है. मान लो महाराष्ट्र के 15 मेंबर्स थे, उसमें से 5 मेंबर्स ने रिटायर होना है, मतलब खत्म हो रहा उनका टेन्योर. तो उन 5 मेंबर्स के लिए महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इट विल बी पोलिंग. नाउ मान लो उनके यहाँ जो टोटल वोट्स थे वो 50 थे और टोटल कैंडिडेट हमें चाहिए था 5 और +1 upon 1. तो दिस इज हाउ द कैंडिडेट्स आर टेकन. नॉर्मली दे टेक इट इन द एब्सोल्यूट फिगर, नॉट इन द डेसिमल. दिस इज द एग्जाम्पल कि if 4 Rajya Sabha members have to be elected by 200 MLAs of MLAs in Rajasthan, तो 200 टोटल वोटिंग हुई होगी क्योंकि सबको प्रेजेंट होना पड़ता है. 4 मेंबर्स को इलेक्ट करना था +1 यानी कि 41 वोट्स जिस इंसान को मिलता है वो इंसान को नॉमिनेट किया जाता है इन राज्यसभा. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन, एंड वी ऑल्सो हैव द सीक्रेट बैलेट पेपर्स. कई बार हमारे यहाँ कई जगहों पर यूज भी हुआ है. एंड देन
ये जो वोट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिसको कम मिलता है या जिसको जिसको प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, उसके वोट्स को उस इंसान को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो सेकंड प्रेफरेंस में रहता है। And this is only done when we are electing our president, vice president, or the members of Rajya Sabha. In Rajya Sabha, right now we have 248 members, plus we have 2 members जो Anglo Indians होते हैं, plus we have 11 members जिनको president nominate करता है। So वो जो 248 होता है वो सर्कुलेट होता जाता है फ्रॉम ईच राज्य, और वो जो राज्य है उसके मेंबर्स डिसाइड होते हैं ऑन द साइज ऑफ द राज्य, ऑन द साइज ऑफ द स्टेट। लाइक उत्तर प्रदेश हैज मोर राज्यसभा मेंबर्स, Rajasthan has more members, Maharashtra has more members, whereas states like Delhi और गोवा जो है उनके एक एक members होते हैं। It depends on the overall population and the size of the state. So this is a very complex system in PR. So now why we have adopted FPTP? It is one of the important question बच्चा which comes in the exam, and एक ये वाला question जो है ये बहुत important है, that is the comparison of FPTP and PR system. These two are some of the some of the questions which you can expect. Now as I said, जब मैंने आपको राज्यसभा का बताया तो आई टोल्ड यू कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। नीदरलैंड्स का बताया, इजराइल का बताया कि वहां जिस पार्टी को जितना, पहले तो वो लोग जो है कितने वोट्स मिले हैं, फिर वो उसको डिसाइड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग, एंड देन व्हाट विल हैपन इज सिंपली उतने लोग, अगर 10 पार्टी को एक एक वोट भी मिला है, दे मतलब प्रोपोर्शनली दे रिक्वायर 3.25 मिनिमम भी मिला है तो दे विल आल्सो गेट द शेयर। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हु विल एक्चुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे यहाँ गलत है कि सिर्फ 40% जिसको वोट मिला वो भी जीत गया, लेकिन कम से कम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेगा, वो पार्टी रिस्पॉन्सिबल तो होगी। उसको नंबर ऑफ वोट्स कम मिले हैं लेकिन मेजोरिटी तो उसी को मिला है ना। तो व्हाट विल हैपन इज दैट पार्टी बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, that party becomes accountable. Secondly, if as a common man, आप लोग तो चलो, you all are belonging to political science, you may understand, maybe आप में से कई बच्चे जो हैं, you may become an IAS officer or you may even enter into politics. आपको शायद लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग समझ आए, but for a common man it is very different. For a common man दे ओनली सी कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जीता या नहीं, उनके लिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लस एज आई सेड, इन आवर कंट्री वी हैव 2 theories. The voter may either give greater importance to party or candidate. There has been, मतलब मैंने सुना है, I don't know, but I have heard कि लास्ट की जो 2 इलेक्शंस थे 2014 and 19, मोस्ट मुझे याद है, आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू, तो one person came and he asked me कि बेटा आप किसको वोट करोगे? आई वाज स्टैंडिंग इन द स्कूल, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं तो किसी को वोट नहीं करती, एंड दैट्स द ट्रुथ। तो ही सेड मैं तो भाई मोदी को वोट करूंगा, ही सेड दिस टू मी, एंड आई वाज लुकिंग एट हिम कि भाई तुम मोदी को क्यों वोट करोगे, तुम तो गाजियाबाद में हो। I did not tell him, but I was looking at him, and then I realized he is not actually talking about Modi, he is talking about the party, and that is because of the मतलब कि of the figure, उसके दिमाग में जो एक figure बना हुआ, and as I said, in our country, as in the very first 3 elections, 50 के बाद जो elections आपके 70s तक हुए ना बच्चे, second आप लोग 12th में पढ़ोगे पूरा, there was no other party which any time got majority. It was a single party which got the majority. In 70s हमारे यहाँ पर 68 के बाद हमारे यहाँ जो है पार्टी सिस्टम के अंदर there was मतलब कि some factions,
कांग्रेस ही आपके दो हिस्सों में बट गया था, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर. लेटर ऑन इट बिकेम जनता पार्टी एंड देन वहां से आपके नंबर ऑफ पार्टीज आ गए. लेकिन तब तक a single party used to get the majority. And as I said, the reason, Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, मतलब these people had great influence on the people. और इसीलिए हमारे यहाँ पर FPTP has been more successful क्योंकि वोटर्स को पता उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है and maybe they are making him or her responsible. ये अगर आप कार्टून पढ़ो तो दिस कार्टून टेल्स, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब ये उस वक्त के आपके सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे. व्हाट दे आर ट्राइंग टू लिसन टू द टाइनी पार्टी, मतलब कि इवन द टाइनी जो मतलब जिनको माइनॉरिटीज मिलती थी, इवन दे हैड सम से. आजकल तो नहीं है. And moreover, as I have already told that PR system may not be suitable for giving a stable government. You will be reading the nature of parliamentary system in the next, then you will understand. Now, what are the disadvantages अगर हम PR को लेते? भाई अगर हम PR को लेते तो हमारे यहाँ जो एक रिजर्वेशन सिस्टम है वो हम नहीं कर सकते. Because FPTP में there might be a single candidate or maybe a coalition. Moreover, we have a clear मतलब कि contest के लिए कि every person is eligible to vote and also if you are 25 years and above, you are also eligible to contest. And then for a fair representation, हमारे यहाँ the country has been divided into 543 constituency, जिसके अंदर से 84 seats and 47 have been completely reserved. ये रिजर्वेशन क्यों हुई थी? The reason is when India did not have its what we call as independence, उस वक्त दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी. The very first problem, if you remember of 10th standard, the first problem was of Muslims. उनको लगा था कि they would not be getting fair representation in India. और अगर हमारे यहाँ पर अगर हमने PR लिया होता तो शायद ऐसा हो भी सकता था. But in FTP, हमारे यहाँ पर जो FPTP system है, we don't have two party, we have multi party. Even though till, as I told, 70 तक we had one dominance. Then from 70 से लेके अगर हम 89 तक देखें तो there were मतलब हमारे यहाँ पर पार्टीज आती थी, मिड टर्म पोल होता था, कोएलिशन भी होता था. एंड लेटर ऑन आफ्टर 90, जिसको हम कहते हैं एरा ऑफ कोएलिशन, वी हैड स्ट्रॉन्ग टू अलायंसेस, एनडीए एंड यूपीए. एनडीए इज द करंट रूलिंग गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड सेकेंड इज यूपीए जो कि कांग्रेस के अंडर आता है, यूनाइटेड प्रोग्रेस. नाउ इनके साथ में क्या है, अगर अभी तक तो ये हुआ कि 2014 एंड 19 में जो इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी. बट अगर उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो दोज पार्टीज विच वर सपोर्टिंग देम, जो छोटी भी पार्टीज थी, जो रीजनल भी थी, दे उनके वोट्स को जो है दैट वुड हैव बीन एडेड टू द अलायंस. और जिस पार्टी को ज्यादा मिला वो पार्टी रूलर बन जाता. उससे फायदा उन पार्टीज को भी होता जो शायद किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. लाइक इन आवर कंट्री, बीएसपी इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, बहुजन समाज पार्टी. उसका जो मेन मुद्दा ही आपके जो अनटचेबल एंड जो शेड्यूल कास्ट है उनके एम्पावरमेंट के लिए है. तो उनके यानी कि अगर बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो गेटिंग सम शेयर. दिस मीन्स देयर इज फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पीपल. और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पार्टी जो है
whether name it as any party, it is having only candidates from one community. in PR अगर होता तो शायद हमारा कम्युनिटी बेस बन जाता, हमारे यहाँ कास्ट बेस बन जाता. तो आपको मैंने बताया कि ड्यूरिंग our national movement there were two problems which came up. The very first problem which India witnessed was the problems of Muslims, जिनको लगा था कि they may not get equal representation in free India. Secondly, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था आपका उस वक्त में, जिनको हम आज कहते हैं शेड्यूल कास्ट, उसको बोला जाता था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन. एंड इवन डॉक्टर अंबेडकर को लगा था कि these people belonging to scheduled caste, they should be given a separate electorate. Now beta, if you look here you will find that it is written what is electorates. Electorates का मतलब हो जाता है कि उस मतलब मान लो कि ये कंट्री है एंड ये जो मतलब कि ये जो पोर्शन है ये एक अलग कम्युनिटी के लिए हमने दे दिया है. तो इसमें जो कंटेस्ट करेगा वो भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा एंड जो वोटर्स होंगे वो भी इसी के होंगे. नो अदर वुड बी अलाउड टू वोट. So that would be a curse for democracy. And B.R. Ambedkar had actually demanded a separate electorate for scheduled caste also. Because उनको लगा था कि they are not treated at par. And at that time, जो हमारा पूना पैक्ट है, गांधी पूना पैक्ट, वो हुआ था and it was decided that even these groups जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, इनको भी हमें जो है we should give some fair representation. और उसके लिए हमने इलेक्टोरेट्स की जगह पर रिजर्वेशन दे दिया था कि भाई इतने एरियाज को जो है मतलब 84 सीट्स एंड 47 will be for scheduled caste and scheduled tribe. इसका मतलब क्या है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरेट. इलेक्टोरेट में क्या है? कैंडिडेट भी आपका वही होगा और वोटर्स भी वही होंगे. लेकिन इन रिजर्वेशन कैंडिडेट आपका रिजर्व कैटेगरी से होगा लेकिन वोटर्स कोई भी हो सकते. एंड ये जो रिजर्व कैटेगरी है ना, ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये फिक्स्ड नहीं होती है. ये आपका देयर इज डीलिमिटेशन कमिटी, अभी हम पढ़ेंगे नीचे. और ये डीलिमिटेशन कमिटी क्या करती है? दे सर्वे कि किस एरिया में अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं एंड दिस चेंजेस एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years ये आपका चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर रिजर्व बोल दिया तो वो जिंदगी भर तक रहेगा, तो ऐसा नहीं होता. दैट मीन्स इवन द जनरल कैटेगरी पर्सन विल बिकम मतलब कि वोटर फॉर वन डे and the general category will also become the contestant one day. The scheduled caste will also become a voter one day and he will also become a contestant. यानी कि सबको equality मिल रही है. We have noticed that in FPTP election system, the candidate who secures the highest vote in a particular constituency is declared elected. This often works to the disadvantage of the smaller social groups. We have had a history of, as I said, caste-based discrimination. Or in such a social system, the FPTP electoral can mean dominant social groups and caste can win everywhere, and oppressed social groups may be unrepresented. जो मैंने आपको बताया कि this was a problem which took place, and there was also the मतलब कि गांधी पूना पैक्ट जो था वो इसीलिए था, जो पूना पैक्ट था बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Our constitution makers were aware of this difficulty and needed to provide a way to ensure fair and just representation उन लोगों के लिए. The issue was even debated before independence and the British government had introduced separate electorate. ये जो मैंने आपको बताया.
This system meant for electing a representative from a particular community, only those voters will be eligible who belong to that community. अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि भाई अगर वो इस कम्युनिटी का है तो वोटर उसी कम्युनिटी के होंगे एंड कंटेस्टेंट भी. इसका मतलब अगर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोट में कोई और कैटेगरी के लोग होंगे तो दे विल नॉट बी एलिजिबल टू वोट फॉर दैट एरिया. In the Constituent Assembly, many members expressed a fear this will not suit our purposes. And therefore, it was decided to adopt a system of reserved candidate constituency. Jahan all voters in a constituencies are eligible to vote, but the candidate must belong to one particular community or social section for which the seat has to be reserved. यानी कि इसके लिए हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया और वो सिस्टम हमारा क्या था कि भाई उस जगह पर जो खड़ा होगा वो उस एरिया मतलब उस सोशल ग्रुप को बिलोंग करेगा, लेकिन वोटिंग कोई भी करेगा. There are certain social groups which may be spread across the country. In a particular constituency, their numbers may not be sufficient. However, taken across the country, they are significantly sizable group. To ensure a proper representation, a system of reservation becomes necessary. The Constitution provides for reservation of seat in Lok Sabha and State Legislative Assembly for scheduled caste and scheduled tribes. Because some of the areas, हमारा मध्य प्रदेश पर अगर जो एरिया है वो scheduled tribe में बहुत है, और अगर वहां पर if you see, if even though they are spread across, लेकिन अगर आप देखो तो फिर उनको तो कभी मिलेगा ही नहीं. The provision was initially made for period of 10 years, and as a result of successful constitutional amendment, it has been extended up to 2020. The parliament can take a decision कि वो रिजर्वेशन को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. एंड अभी तक हमारा जो है आउट ऑफ 543, 84 are reserved for scheduled caste and 47 for scheduled tribe. This has been the same. बट इसको कैसे किया जाता, कौन सा आपका मतलब कि कौन करता है, हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व्ड. ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन. This is very मतलब कि regular question है. I've seen most of the time it is included in all the schools. In our country again, जैसे हमारे यहाँ पर we have a separate election commission. Election commission के जैसे ही there is an independent body जो president of India appoint करते हैं and they collaborate with election commission. What do they do? यहां से आपका स्टार्ट होता है. What do they do is they would be reading the boundaries of constituency. As I said कि every 10 years they would be go मतलब वो लोग रीड करते हैं किस जगह पर कितने लोग रह रहे हैं. एंड फॉर यू माइट हैव सीन सेंसस आपका आता है, उसमें आपकी कैलकुलेशंस आती हैं. एंड व्हेन द सेंसस इज कैलकुलेटेड, इवन व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट ऑल्सो, उसके अंदर पूरा आपका जाता है भाई आप कौन हो, जनरल कैटेगरी को हो या इसके हो. एंड इस तरीके से देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हाउ मेनी कैंडिडेट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी. अ कोटा ऑफ constituencies to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of the SC or ST in that state. Then it looks at the composition of population in each constituency. Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribe are reserved for scheduled and scheduled caste. तो वो क्या करती है, first it picks constituencies that have highest proportion of scheduled caste. Then it also spreads these constituencies in different regions of the state. This is because the population of scheduled caste is generally spread evenly throughout the country. And then
these reserve constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is taken. यही मैंने अभी आपको बताया कि दे नॉर्मली दे वुड बी मेकिंग इट, मतलब वो पूरे कंट्री में कितने शेड्यूल कास्ट है, देन वो उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने हैं, कौन सी जगह पर है. भाई इन दिल्ली इफ देर आर 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट ज्यादा है, दैट पर्टिकुलर एरिया. बट नाउ इट इज नॉट कि भाई वही एरिया होगा, तो दे वुड बी एक्सरसाइजिंग इट, दे रोटेट इट सो दैट इट कम्स. कई बार दिल्ली में आपके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा होते हैं, तो कई बार दूसरी कंट्री दूसरे स्टेट्स में ज्यादा होते. बट ओवरऑल जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. The constitution does not make similar reservation for other disadvantage. कई लोगों ने बोला है specifically there has been a reservation bill for women. आपको पता है अगर women का होता है तो what will be the what you call as consequence? The consequence will be women का every election में नहीं होगा. That would be 3 years, 3 elections में एक बार होगा, when they would be getting equal representation. The bill has been there, लेकिन अभी उसको हमने implement नहीं किया है. Of late there has been a strong demand for seeking reservation of states in Lok Sabha and state for women, क्योंकि हमारे राज्य उसमें लोकल गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी 1/3 सीट्स आर रिजर्व. In the third level, that is in panchayat and municipal, one-third of the seats are reserved for women. लेकिन अभी हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव या लोकसभा में नहीं है. Given the fact that very few women are elected to a represented body, the demand for reserving 1/3 of the seat is increasingly being articulated. Reservation has been provided in rural and urban local body, which I have already told you, which we will be discussing. But still it is there in the parliament, but अभी तक pass नहीं हुआ है. No doubt अभी जो governments आई हैं, they have, अगर आप देखो the number of candidates total, अगर आप ministers देखते हो 80 हैं, तो अगर आप देखो तो 80 का 1/3 कितना होता है? Just imagine. It is around 20 something. But अगर आप ministers देखो, women ministers, so you will find only 2 or 3. And that is where the need is. We need more women in the portfolios. Even in Rajya Sabha, if you see the total candidates में से women कितनी है, अगर हम 243 बोलते हैं तो हमें 1/3 में कितना होना चाहिए? 81 should be for women, but hardly there are 10 to 12, 20, and that is where we need. But that would be a long debate, क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन करते जाएंगे तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए कि जनरल में किसी को कुछ ना मिले. So the debate is going on. So this is how the FPTP system and what you call as the PR system has been there. We also have PR, but we have PR only at the Rajya Sabha President, Vice President area. Now, if you see what is a free and fair election, 9th में हमने काफी पढ़ा. बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट ने किया था, दैट इज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. एंड व्हेन दिस इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता, हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, देन ही इज अनआंसरेबल टू एनीवन, मतलब वो किसी को आंसरेबल नहीं है. कई बार आपके जो है इलेक्शन कमीशन में वी मे बी हैविंग 2 इलेक्शन कमिश्नर नॉर्मली, बट अभी 1 है, और आपके पेपर में फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड करंट इलेक्शन कमिश्नर दोनों आते हैं. स्पेसिफिकली देयर आर स्कूल्स वेयर दिस क्वेश्चन कम्स, दैट इज फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि हमारे यहाँ 50 में बना था, एंड द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे यहाँ पर थे
सुकुमार सिंह. The very first was मतलब कि उनका नाम था सुकुमार सिंह. एंड राइट नाउ हमारे जो है, राइट नाउ इट इज द करंट सीईसी जो है वो है आपके राजीव कुमार. एंड द फर्स्ट वाज सुकुमार सिंह. एंड वी हैड सो मेनी पीपल हु वर रियली, मतलब जिन्होंने, जिनका हम बहुत अप्रिशिएट कर सकते. द इलेक्शन कमीशन इज सेट टू बी, हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है, नॉट ओनली इंडिपेंडेंट, इट ऑल्सो इज impartial and transparent, because it doesn't work under any political party. It doesn't work under the pressure of any political party. It has its own model code of conduct. और जब आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नो डाउट मेरे को थोड़ा सा कभी कभी लगता है एज अ टीचर की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर देयर, बट जो उसका मतलब whenever these model code of conducts are broken, जो आपके मतलब कि जो उसका पनिशमेंट होता है या वॉट एवर, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, तब तक सेकेंड इलेक्शन आ जाता है. बट देयर हैव बीन मेनी अ टाइम्स when the model code of conduct were broken and immediately the constituency में जो है re-elections हुए, या फिर जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया गया. I suppose it was in 2019 or something. In Maharashtra there was one constituency जहां पर there were some discrepancies and वहां पर जो है elections को दोबारा किया गया. So this is how the election commission works for a free, and for that we have definitely universal adult franchise. We have how do we contest, हमारा contest करने का भी एक तरीका. I have already explained you about the Independent Election Commission, which was formed by Article 324. And ये मैं अभी आपको बता रही थी कि sometimes you will be having two election commissioner, but right now we are having one. This I have already told you. We will be reading all these. This can be a single member or a multi-member. There have been times, but right now we have a very good election commission which really works very hard. So in the next class we will be first of all reading what is election, मतलब कि हम लोग कैसे contest करते हैं, what are the rules we need to follow for voting. हमारे यहाँ कुछ नहीं. Anyone who is 18 years and above can vote. हमारे यहाँ पर we in fact only a very heinous crime, मतलब किसी को कल मरना है, कोई ऐसा कुछ क्राइम है, उसमें ही मतलब कि द पर्सन इज नॉट अलाउड टू वोट. अदरवाइज हमारे यहाँ पर देर इज नो मतलब की रेस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन वोट. एनी वन, इवन जब वोटिंग होती है ना तो जेल के अंदर आपका जो है प्रॉपर सिस्टम सेट किया जाता है. इवन दे आर अलाउड टू वोट. Only when the person is supposed to be insane, मतलब the person is not mentally stable, or very very rare ऐसा हुआ कि the person has been framed for some heinous crime, तब उसको अलाउ नहीं किया गया है. or else everyone is allowed about 18 years. पहले हमारे यहाँ 21 years था. even अभी भी there are some countries where the voting age is 21, but in our country because हम marriageable age को भी 18 मानते हैं, तो it was later on decided कि 18 होता है. but for the contest you have to go through the procedures. So this is how elections are conducted, which we will be studying. Now, if you look to close down, just go for this, check your progress. The proportion of Muslim is about 14.2%. यानी कि 1,38,000 का अगर हम लोग लगाते हैं तो only about 13, मतलब कि हमारे पास जो million people हैं वो है. And the number of Muslim MPs have been less than 6% and less than half of their share in population. The same as in state assembly. So now what says is, एक कहता है कि it is unfair, दूसरा कहता है कि this is because of the reservation of scheduled caste and scheduled tribe.
what is needed is reservation for seats of Muslims. और तीसरा कहता है there is no point in talking about Muslims as a whole. Muslim women are not going to get any share in these systems. We need a separate quota for Muslim women. मतलब इस पर्टिकुलर चीज से हमें ये समझ आता है कि स्टिल देर आर सम एरियाज जहां हमें जो है वी नीड टू एक्सपैंड द सिस्टम इन बेटर proportion so that everyone is getting fair chance in Lok Sabha or state legislature. अगर हम उनको रिजर्व करेंगे वो भी गलत है, और अगर वो कहते हैं क्योंकि अगर रिजर्व करोगे तो विमेन को तो वहां पर वैसे भी नहीं मिलता, उनका वुमेन उनकी बॉडी नहीं अलाउ करती है, बट देयर शुड बी समथिंग जिससे उनका प्रोपोर्शन भी बढ़ जाए. So this is the question all about. You may be having a question on this. What is your opinion? Bas. So this is all about election and representation. In the next class, we would be definitely going with the system of elections, fair, मतलब कि system, election commission कैसे काम करता है, and of course there are certain things which we need, that is electoral reforms. We have already done these in 9th and 10th standard. We would be just focusing and revising the same. So that's for today.